Welcome students in this another video lecture of estimation and costing। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिफरेंट टाइम अलाउंसेस एवं इफ़िशिएंट एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में जानकारी लेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ब्रीफिंग के लिए ये डिफरेंट टाइम अलाउंसेस हमें पूछे जाते हैं। इन्हें पहले आप कई जगह पर पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे मशीन टू टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो आप इनके बारे में काफ़ी अच्छे से अवगत हैं। एक बार हम रिवाइव करेंगे ताकि कभी इस का क्वेश्चन आए तो ये आप इसका जवाब अच्छे से दे सकें। ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यानी कि इनका बस आप नाम सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। हमने कई बार इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्लांट मेंटेनेंस, सेफ्टी में इसको कई बार पढ़ा हुआ है। सो आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज टाइम अलाउंसेस। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हैं ये। पहला है जॉब व टूल सेटिंग टाइम अलाउंस। जैसे नाम से ही मैंने आपको बताया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब हम, आप लेत याद करिए जिसमें हम जॉब को चक में फंसाते हैं, तो उस जॉब को जब चक में फंसाते हैं वो एवं जो टूल है उसको सेट करने का समय, ये सारी चीज़ों को हम जॉब व टूल सेटिंग टाइम अलाउंस के अंतर्गत देते हैं। ये टाइम अलाउंस हमारे टोटल टाइम में कंसीडर डायरेक्टली नहीं होते हैं। ये इनडायरेक्ट अलाउंसेस को हम बाद में एक साथ कवर करके एक जॉब को बनाने के लिए कितना समय चाहिए इसका निर्धारण करते हैं। दूसरा है मशीन सेटिंग टाइम अलाउंस। आपने जॉब व रिक्वायर्ड टूल, मैं लेथ का एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए मैं इसके ऊपर स्टिक हूँ। तो मशीन सेटिंग टाइम अलाउंस यानी कि आपको अब कितनी स्पीड रखनी है इसके बारे में आप निर्धारित करेंगे, और उस मशीन के उस जॉब को काटने के लिए आपको कितना आरपीएम चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किस तरीके का डायरेक्शन चाहिए। इन सब को सिलेक्ट करते समय जब हम इसको मशीन को सेट करते हैं तो इसे मशीन सेटिंग टाइम अलाउंस कहते हैं। लोडिंग एवं अनलोडिंग या टीयर डाउन टाइम अलाउंस। लोड करना यानी कि जॉब को जहाँ पर जॉब रखा हुआ है उस जॉब को वहाँ से उठाकर चक तक लाना, यह लोडिंग। और अनलोडिंग यानी कि जॉब कंप्लीशन के बाद उस जॉब को निर्धारित जगह पर रखना, इसे टीयर डाउन टाइम अलाउंस कहते हैं। तो ये भी अलाउंस हमको कंसीडर करना पड़ता है जब हम कुल समय का कैलकुलेशन कर रहे हैं। टूल परिवर्तन एवं पुनः तीक्ष्ण टाइम अलाउंस यानी कि टूल चेंजिंग एंड टूल तीक्ष्ण को शार्पनेस कहते हैं, टूल शार्पनेस टाइम अलाउंस। तो टूल चेंजिंग एवं टूल शार्पनिंग, इसके लिए भी हमको टाइम देना पड़ता है, जिसमें जो लेथ मशीन का एग्जांपल लें तो बार बार जब भी हम टूल चेंज करते हैं तो हम उसकी शार्पनेस देखते हैं कि उसकी जो एजेस है, जैसे आपने मशीन टूल टेक्नोलॉजी में पढ़ा ही होगा, डिफरेंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं। कई एंगल्स उसमें हम सेट करते हैं जिससे कि जब हम मशीनिंग कर रहे हैं तो वो सही तरीके से काटे। तो इसे हम टूल चेंजिंग एंड शार्पनिंग टाइम अलाउंस कहते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग एवं निरीक्षण अलाउंस। चेकिंग एवं निरीक्षण अलाउंस क्यों है? हम बार बार मशीन बंद करके जो हमारा निर्धारित पैरामीटर है उससे ज़्यादा तो नहीं कट गया, अदरवाइज दैट जॉब विल ऑफ नो यूज़। यदि हमने उसे चेक किया, बार बार इंस्पेक्शन नहीं किया, चेकिंग नहीं की, उसके डायमेंशन जो भी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से, तो भी जो हमारा जॉब है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए इस अलाउंस को भी हम चेकिंग एवं इंस्पेक्शन अलाउंस के नाम से चिन्हित कर सकते हैं। ये सारे देखेंगे आप 5 तक, सभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आप सिर्फ नाम लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलाउंस किस पर्पस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है फिटिंग अलाउंस। फिटिंग अलाउंस जब हम किसी जॉब में जॉब को फिट करते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब फिटिंग के बाद सपोज हम ड्रिलिंग कर रहे हैं
तो हम चक को आगे लाकर उसमें ड्रिल फंसाएंगे और होल करेंगे। तो इस तरीके का जब फिटिंग है तो हम उसे फिटिंग अलाउंस के अंतर्गत रखते हैं। व्यक्तिगत अलाउंस यानी कि पर्सनल अलाउंस, जब टर्नर, हम चूँकि लेट की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो जो टर्नर है वो उसके नेचर्स कॉल या उसके इसमें उसको शॉर्ट रिसेस के लिए कहीं बाहर जाना है तो हम उसे इन सारों को पर्सनल अलाउंस में डाल सकते हैं। मशीन क्लीनिंग एवं सर्विसिंग टाइम अलाउंस, जब हम मशीन पर काम कर लेते हैं तो उसको प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन, साथ ही साथ उसमें रखे हुए चिप्स का सही जगह निर्धारण करते हैं तो उसे मशीन क्लीनिंग एवं सर्विसिंग टाइम अलाउंस के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पुराने सब्जेक्ट्स में पढ़ के रखी है काफ़ी डिटेल में, जिसे कि प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। तो ये आप पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और आप इसे बहुत आसानी से देखकर इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख सकते हैं इफ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जो नेक्स्ट आज हम मेन टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ इफ़िशिएंट कॉस्टिंग। ये हमारे दूसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है और हिंदी में इसे कहते हैं दक्ष लागत निर्धारण के लाभ। एडवांटेज ऑफ इफ़िशिएंट कॉस्टिंग यानी कि आपने यदि लागत सही की है, लागत सही लगाई है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है, इससे अपव्यय यानी कि जो हमारा जो व्यय होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है, हमारा अपव्यय हुआ है, यानी कि हमारा लॉस हुआ है। रिसाव यानी कि जो लीकेजेस हैं, पदार्थ का डैमेज होने का पता लगाने में मदद मिलती है। यानी कि हमने जो डिसाइड किया था कि हमारा मटेरियल जब हम उसकी फिनिशिंग करेंगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐसे एस्टीमेशन किया था और ये सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं निकली, तो हमें कॉस्टिंग सही, हमने एफिशिएंट कॉस्टिंग की है तो हमें यह पता लगेगा कि हमारे एक्सपेंडिचर्स कहाँ हुए और एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर हुए कि नहीं, वर्थ हैं कि नहीं, ये भी अनुमान लगाने में मदद मिलती है एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम सही निर्धारण तब लगा सकते हैं जब हम इफ़िशिएंट कॉस्टिंग करेंगे। दूसरा, यह लाभकारी तथा अलाभकारी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी कि प्रॉफिटेबल और लॉस जो हमारे वर्किंग है उसके बारे में यह सही जानकारी प्रदान करता है। वेज सिस्टम पर प्रभावी जांच प्रदान करता है। वेज सिस्टम पर यह कैसे इफ़िशिएंटली काम करता है कि यदि हमने कोई जॉब पीस बनाया है और हमारे लेबर एक्स अमाउंट ले रहे हैं और उस एक्स अमाउंट में हमको वाई पीसेस बनाने थे और वो वाई पीसेस ना बन के उससे कम बने हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी वेज सिस्टम को हमको सुधारना पड़ेगा और हमें हमारे वर्कर्स से कहना पड़ेगा कि आप ज़्यादा जॉब या निर्धारित जॉब जो भी आप सही पाएँ, उपयुक्त पाएँ, उसे आप बताने में मदद कर सकते हैं, उसे यह एफिशिएंट सिस्टम बताने में मदद कर सकता है। लाभ कम होने पर यह प्रभावी जांच वास्तविक कारणों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यानी कि यदि आपका प्रॉफिट कम है तो यह इफ़ेक्टिव चेकिंग और वास्तविक कारणों, मतलब जो रियलिस्टिक रीजंस है जिसके कारण हमारा लाभ कम क्यों हुआ, इसका हम सही निर्धारण कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा, यह किसी वस्तु की वास्तविक लागत तथा आंकलित लागत के बीच तुलना के लिए डेटा उपलब्ध कराता है। भाई हमने कॉस्टिंग की, उसके बाद हमने उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकाली और हमने जो एस्टीमेटेड, आकलित मतलब एस्टीमेटेड कॉस्ट थी, उन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि कौन सी कॉस्ट ज़्यादा है। क्या हमारी एस्टीमेटेड कॉस्ट ज़्यादा है? एस्टीमेटेड कॉस्ट ज़्यादा है यानी कि हमने हमारा जो एस्टीमेशन है वो ओवर एस्टीमेशन है। यदि कम है, कॉस्टिंग से हमारा एस्टीमेशन कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पता लगा था वो अंडर कॉस्ट लगाया। तो ये एग्जैक्ट आइडिया रहता है जब हम एफिशिएंट कॉस्टिंग करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, वास्तविक लागत कितनी हुई और हमने एस्टीमेटेड कितनी की थी।
इसका एक्चुअल डिफरेंस ये लगाया जाए। देखा जाए तो इफ़िशिएंट कॉस्टिंग का सबसे फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए। नेक्स्ट, यह मूल्य निर्धारण के लिए पॉलिसी बनाने में प्रबंधन की मदद करता है। अब हमको पता है कि हमारी कॉस्टिंग कितनी है और उस कॉस्टिंग के हिसाब से हम जो हमारी पॉलिसी है, मैनेजमेंट उस पॉलिसी, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट उस पॉलिसी के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करती है, यानी कि कॉस्ट को फिक्स करती है और उसके हिसाब से फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है। अब मार्केट में सेल करती है तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए, यह विक्रय मूल्य पर नियंत्रण करता है, यानी कि हम एक्चुअल जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको ही निकाल कर मार्केट में भेजते हैं, जिसमें प्रॉफिट हमेशा इंक्लूड रहता है। लेकिन यदि हमारा प्रोडक्ट नया है तो उसमें हम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो रहता है, प्रॉफिट का शेयर जो रहता है, उसको हम कम करके मार्केट में निकालेंगे। किसी पार्ट को फैक्ट्री में बनाना लाभदायक रहेगा या बाज़ार से क्रय करना है, यह इसके बारे में जानकारियाँ प्रदान करता है। देखिए, ये जो पॉइंट है इसको हमने एस्टिमेशन में भी पढ़ा है और कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल हम डिसीजन जब ले सकते हैं जब इस एक्चुअल हमने एफिशिएंट कॉस्टिंग की और उसके बाद हमने जब निर्धारण किया तो तब हमें पता पड़ेगा कि ये एक्चुअल प्रॉफिटेबल है या मार्केट से परचेस करना है। इसका निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। यदि लागत ज़्यादा होती है तो यह डिज़ाइन परिवर्तन में मदद करता है। मतलब यदि हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है तो हम अपनी डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करके उसमें मटेरियल सेव करेंगे, मशीनिंग कम करेंगे, लेबर कॉस्ट को कम करेंगे और ओवरऑल हम डिक्रीज़ करेंगे और हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा लाइट बनाएंगे और लाइट बनाकर हम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमें बहुत महत्वपूर्ण है, दैट आर वेरी मच कंसर्न पॉइंट्स इन एडवांटेजेस ऑफ इफिशिएंट कॉस्टिंग। इसमें इफिशिएंट कॉस्टिंग के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछता ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इस गूगल मीट के द्वारा क्वेश्चन बैंक और लास्ट ईयर के पेपर और साथ ही साथ इन सब की हम गणना करेंगे कि हमारे नोट्स क्या उतने कैपेबल हैं कि ये सारे आंसर्स हम दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए। साथ ही साथ आपकी नेक्स्ट इससे क्लास टेस्ट भी है, तो आप देखेंगे कि ये भी यूज़फुल रहेगा हमारा नेक्स्ट सेशन जो गूगल मीट में करेंगे, जिससे कि हमें सही जानकारी मिल सके। वन मोर थिंग आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू कि आप इनका इस तरीके से जब हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मैं रिपीट भी कर देता हूँ, साथ ही साथ रिवाइव कर लेते हैं एक बार और कि एस्टिमेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव, फिर एस्टिमेशन वर्क, फिर क्वालिटीज़ ऑफ एन एस्टिमेटर, ये तीन जो मुख्य, और ये इफ़िशिएंट कॉस्टिंग, देखिए सॉरी एक और एस्टिमेशन प्रोसीजर स्टेप्स और लास्ट में इफ़िशिएंट कॉस्टिंग जो आज हमने देखा इस वीडियो लेक्चर में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये देखिए लास्ट में दिया हुआ एडवांटेजेस ऑफ इफ़िशिएंट कॉस्टिंग पहला, दूसरा एस्टिमेटिंग प्रोसीजर स्टेप, क्या कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं एस्टिमेशन में, नेक्स्ट क्वालिटीज़ ऑफ एन एस्टिमेटर 3, नेक्स्ट एस्टिमेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव। ये 5 जो हैं पॉइंट्स आप देखेंगे तो ये पांचों पॉइंट एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके कुछ पॉइंट्स ज़रूर इन सब में मैच हो सकते हैं, बट नॉट ये पॉइंट और बाकी के पॉइंट आप एक साथ लिख सकते हैं, तो इसका ध्यान रहे। आपको लिखते समय ज़रूर वो पॉइंट्स का कंटेंट जो है मुख्य टॉपिक ज़रूर सेम होगा, लेकिन आपको दिए हुए प्रश्न के अनुसार ही उसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 5 से लेकर 10 पॉइंट आप इसके बना लीजिए अलग से एक पेपर पर और खुद सेल्फ लिख के उसको, जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियल्स लिखकर उसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए ताकि एग्ज़ाम में आप फ्रीली उसे आसानी से लिख सकें।
So here I will end this video lecture, and we will meet in the next meeting, and we will discuss the question bank. Thank you for your kind attention. Thank you.